ये 2 संदेश मिलने के बाद रुद्र बेचैन हो उठा, क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे संदेश भेजने वाला इंसान कौन था। वैसे तो दोपहर की क्लासेस ज्यादा लंबी नहीं होती थी, लेकिन रुद्र के लिए हर सेकंड यातना जैसा लग रहा था। आखिरकार घंटी बजी। रुद्र ने विवेक और देवेश्वर का रात के खाने का न्योता ठुकरा दिया। इसके बजाय वो अकेला कॉलेज से निकला और टैक्सी लेकर सीधे हिल्टन होटल की ओर भागा। रात के 8 बजे रुद्र हिल्टन होटल में दाखिल हुआ और रूम नंबर 302 को ढूंढा। रुद्र कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया और कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। रुद्र के दरवाजा खटखटाने के बाद उसे अंदर से हाई हील्स के जमीन से टकराने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था कि कमरे में कोई महिला थी। रुद्र घबराने लगा। एक पल बाद दरवाजा अंदर से खुला गया, लेकिन जब रुद्र ने कमरे में मौजूद इंसान को देखा तो वो तुरंत दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुम? रुद्र ने सहजता से कह दिया। हाँ, मैं हूं। लारा ने रुद्र को देखकर मोहक अंदाज में मुस्कुराया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रुद्र को कमरे के अंदर खींचा और साथ ही दरवाजा बंद कर दिया। रुद्र ने लारा को ऊपर से नीचे देखा। लारा आज बेहद सेक्सी अंदाज में कपड़े पहने हुई थी। उसने एक स्पैगेटी टॉप शर्ट पहनी थी, जिससे उसकी छाती बेहद आकर्षक लग रही थी। उसने एक छोटी स्कर्ट पहनी थी जो उसके कूल्हों तक थी। पतली स्कर्ट के नीचे उसकी आकर्षक काया और भी मोहक लग रही थी। उसकी पतली और गोरी टांगे सही मोटाई की थी। उसने काली स्टॉकिंग्स और ऊंची एड़ी की सैंडल पहन रखी थी। उसका खूबसूरत चेहरा और घुंघराले काले बाल एक ऐसा आकर्षण दे रहे थे जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि रुद्र भी खुद को कुछ और नजरें डालने से रोक नहीं पाया। रुद्र ने माना कि लारा जैसी महिला वाकई बहुत आकर्षक थी। हालांकि लारा ने रुद्र को होटल में बुलाया था और ऐसे लिबास में उसके सामने आई थी। यह जाहिर तौर पर सामान्य नहीं था। रुद्र ने अनजाने में आसपास के माहौल को देखा, फिर धीरे से लारा से पूछा, तुमने ही मुझे संदेश भेजा था और यहां आने को कहा था। तुम क्या चाहती हो? तुम इतने उग्र क्यों हो? मैं और किस लिए तुम्हें यह बुला सकती थी? लारा ने रुद्र को बहुत ही मोहक नजरों से देखते हुए जवाब दिया। इस समय लारा बड़ी भावुक आंखों से रुद्र को देख रही थी। वे बेहद लुभावनी थी। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? बताने वाली हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूं। यह कहकर रुद्र खड़ा हो गया और जाने को तैयार हुआ। हालांकि जैसे ही रुद्र खड़ा हुआ, एक खुशबू अचानक उस पर हावी हो गई, जिसके बाद एक कोमल और नाजुक शरीर ने उसे कसकर गले लगा लिया। लारा की इस हरकत से रुद्र चौंक गया। तुम क्या कर रही हो? रुद्र ने बिना सोचे उसे धक्का दिया और अवाक होकर चिल्लाया, रुद्र, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूं। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आज रात मत जाओ, मेरे साथ रहो, ठीक है? लारा ने रुद्र को देखा और गंभीरता से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? रुद्र लारा को ऐसे देखकर अचंभित रह गया। फिर वो बाहर की ओर जाने लगा। तुम नहीं जा सकते। जैसे ही लारा बोली, वो दरवाजे की ओर भागी और एक साहसी कदम उठाया। उसने सचमुच अपना स्पैगेटी टॉप उतार दिया, जिससे उसका काला लेस वाला ब्रा दिखने लगा। रुद्र, तुम मर्द हो या नहीं? मैं खुद पहल करके तुम्हारे सामने आ गई हूं, लेकिन तुम मेरे साथ सोने की हिम्मत भी नहीं कर रहे। अगर आज तुमने जाने की हिम्मत की तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मेरा बलात्कार किया। शायद रुद्र के बार बार मना करने की वजह से लारा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने उसे लुभाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए। रुद्र ने लारा की छाती को देखा और बिना किसी भाव के कहा, तुम्हारी ये छोटी सी चाल दूसरे मर्दों के खिलाफ काम कर सकती है, लेकिन मेरे सामने बेकार है। तुम्हारी ब्रेस्ट बहुत छोटी है। जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। तुमने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी ब्रेस्ट छोटी है? जब लारा ने रुद्र की बात सुनी तो वो लगभग टूट गई। हाँ, वे बहुत छोटी है, रुद्र ने बेपरवाही से टिप्पणी की। हालांकि रुद्र सिर्फ लारा को चिढ़ा रहा था।
लारा की काया काफी अच्छी थी। लारा पल भर के लिए हिचकिचाई, फिर उसने रुद्र को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुमने देखा भी नहीं कि मैं कितनी बड़ी हूं। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये कहने के बाद लारा ने जानबूझकर अपनी छाती को खुलाया। रुद्र और भी अवाक रह गया। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, ठीक है, बस करो। बाथरूम में मौजूद लोगों को बाहर आने के लिए कहो। जब लारा ने रुद्र की बात सुनी तो वो तुरंत दंग रह गई। वो बहुत हैरान थी। रुद्र, तुम क्या कह रहे हो? लारा हकलाने लगी। क्या तुम ये सब जारी रखने वाली हो? रुद्र ने ताना मारा और आगे कहा, मैंने तुम्हें अभी बताया था कि अगर कोई और मर्द होता तो तुम्हारी ये चाल कुछ असर कर सकती थी, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। बाथरूम में कुल 4 लोग हैं। जैसे ही मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा, ये लोग बाहर निकलकर तस्वीरें लेंगे या मुझे पीटेंगे। लारा ने घबराए हुए भाव से रुद्र को देखा। वह जानती थी कि उसके लिए इस तरह अभिनय करते रहना अब बेकार है। उसने ठंडे लहजे में पूछा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने होशियार होगे। तुम्हें कैसे पता चला कि बाथरूम में कोई है? मैंने अंदाजा लगाया, रुद्र ने हल्के से कहा। असल में जब रुद्र इस कमरे में घुसा था तभी उसे लगा था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए रुद्र ने ऊर्जा को देखने के तरीके का इस्तेमाल करके कमरे का मुआयना किया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने बाथरूम में 4 लोगों के सांस लेने की आवाजें महसूस की। हालांकि रुद्र इतने विस्तार से लारा को समझाने के मूड में नहीं था। इस समय रुद्र इस बात को लेकर ज्यादा उत्सुक था कि लारा का ये सब करने का मकसद क्या था। ठीक है, बाहर आओ। इसी क्षण लारा अचानक चिल्लाई। तुरंत बाद 4 ताकतवर आदमी बाथरूम से बाहर निकले और उन्होंने रुद्र को घेर लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा अंदाजा इतना सही होगा। बाथरूम में सचमुच 4 लोग छिपे हुए हैं। लारा ने रुद्र को देखा और कहा। इन 4 ताकतवर आदमियों का सामना करते हुए भी रुद्र बहुत शांत था। उसने बिना किसी भाव के लारा से पूछा, ये सब करने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? मेरा मकसद? लारा मुस्कुराई और आगे कहा, ये बहुत आसान है। मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहती हूं। रुद्र अनादर के साथ हंसा और फिर बेपरवाही से बोला, अगर तुम मेरे साथ सोना चाहती हो तो यहां इतने सारे लोगों को रखने की क्या जरूरत है? लारा ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, जब तुम इतने सीधे हो तो मैं भी घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। असल में मेरा मकसद बहुत सीधा सा है। मैं बस तुम्हारे साथ कुछ तस्वीरें लेना चाहती हूं। अगर तुम सहयोग करते तो मैं तुम्हें किस और हक भी करने देती। आखिरकार तुम दिखने में बुरे नहीं हो। लेकिन अगर तुम बदतमीजी करते हो तो मुझे किसी से तुम्हें बेहोश करवाकर तस्वीरें लेनी पड़ेंगी। और फिर तुम ये तस्वीरें प्रिया को दिखाने का प्लान कर रही थी, है ना? रुद्र ने आंखें सिकोड़ कर पूछा। सही कहा, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने समझदार होगे। लारा ने रुद्र की तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ, रुद्र ने व्यंग्य किया और आगे पूछा, इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? दरअसल मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और तो और आर्थर प्रिया के पीछे पड़ा है। अगर मैं तुम्हें रास्ते से हटा देती हूं तो मुझे आर्थर से बहुत फायदा मिल सकता है। लारा ने रुद्र की ओर देखते हुए वजह बताई। अब मैं समझा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुम प्रिया की दोस्त हो इसलिए मैं आज इस मामले पर तुमसे बहस नहीं करूंगा। रुद्र, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है? तुम मुझे जाने दे रहे हो या मैं तुम्हें जाने दे रही हूं? तुम्हें अभी तक स्थिति समझ नहीं आई क्या? रुद्र की बात सुनकर लारा ने बेबस होकर उस पर चिल्लाया। तुम्हें क्या लगता है कि ये चारों मेरे मुकाबले के हैं? रुद्र ने धीरे से पूछा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? लारा ने रुद्र पर आंखें घुमाई। फिर कपड़े पहनते हुए उसने उन 4 हट्टे-कट्टे आदमियों को चिल्लाकर कहा, तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? जल्दी करो और इसे पीटो। लारा का आदेश सुनकर चारों हट्टे-कट्टे आदमी आक्रामक तरीके से आगे बढ़े। ओह हाँ, इसका चेहरा खराब मत करना, मुझे बाद में इसके साथ तस्वीरें भी लेनी है। उसी पल लारा ने अचानक चिल्लाया, धड़ाम। लेकिन लारा ने जैसे ही ये कहा, उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। आह!
इसके बाद एक चीख सुनाई दी। रुद्र ने अपना पैर उठाया और सामने वाले हट्टे कट्टे आदमी को जोरदार लात मारी। वो हट्टा कट्टा आदमी दीवार से जा टकराया और वो दर्द से कराह रहा था। जब बाकी 3 हट्टे कट्टे आदमियों ने ये नजारा देखा तो वे भौंचक के रह गए, क्योंकि रुद्र के हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे देख भी नहीं पाए कि क्या हुआ। ओह, लारा के चेहरे पर भी थोड़ा आश्चर्य था, क्योंकि उसने रुद्र के इतना ताकतवर होने की उम्मीद नहीं की थी। तुम तीनों अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी करो और मिलकर हमला करो, लारा चिल्लाई। बाकी बचे तीनों हट्टे कट्टे आदमियों ने ज्यादा नहीं सोचा और रुद्र की तरफ झपटे। ये तीनों हट्टे कट्टे आदमी आम लोग थे, इसलिए रुद्र के खिलाफ उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। लारा की हैरान भरी नजरों के सामने रुद्र ने आधे मिनट से भी कम समय में बाकी बचे तीनों हट्टे कट्टे आदमियों को पीट दिया। इस समय ये चारों हट्टे कट्टे आदमी जमीन पर लेटे हुए थे, रुद्र के सामने झुककर उसे जाने देने की भीख मांग रहे थे। लारा पूरी तरह से सन्न थी। वो मुंह खुला छोड़कर जमीन पर जड़वत खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रुद्र जानता था कि इन चारों को लारा ने किराए पर लिया है, इसलिए उसने उन्हें ज्यादा परेशान नहीं किया। उसने शांत भाव से कहा, मुझे भविष्य में तुम चारों दोबारा देखना नहीं चाहिए, वरना तुम्हारा अंजाम सिर्फ मार खाने तक सीमित नहीं रहेगा। समझ गए? हमें माफ कर दो। वे चारों रुद्र के सामने झुक गए। रुद्र की आंखों में बेबसी की झलक थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, तुम सब अब निकल सकते हो। रुद्र की बात सुनकर चारों हट्टे कट्टे आदमियों ने लंबी सांस ली। फिर वे मुड़े और जाने की तैयारी करने लगे। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद लारा ने भी उन चारों के साथ इस मौके का फायदा उठाकर जाने का फैसला किया। क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? लेकिन उसी पल लारा के पीछे से रुद्र की आवाज आई। लारा का नाजुक शरीर थोड़ा कांपा और फिर वो अनजाने में रुक गई और मुड़कर रुद्र को देखा। वो थोड़ी देर हिचकिचाई और दबी आवाज में बोली, रुद्र, मैं बस तुमसे मजाक कर रही थी। मेरा सच में कोई और मतलब नहीं था, बस मजाक कर रही थी। जब रुद्र ने लारा की बात सुनी तो उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इस तरह की चीजों से सबसे ज्यादा नफरत थी। उस वक्त साक्षी ने ऐसी ही तस्वीरों का इस्तेमाल करके उसे और प्रिया के बीच गलतफहमी पैदा की थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लारा सच में ऐसी चाल चलेगी, इसलिए रुद्र को लारा पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तुम्हें क्या लगता है कि आज इस मामले का निपटारा कैसे होना चाहिए? रुद्र ने लारा से ठंडे लहजे में पूछा। तुम कैसे निपटारा करना चाहते हो? मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूं। लारा हकलाने लगी। पैसे? जब रुद्र ने लारा की बात सुनी तो वो तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बेपरवाही से बोला, क्या मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूं कि मुझे पैसे चाहिए? मैं क्यों न तुम्हारी एक टांग तोड़ दूं और तुम्हें एक सबक सिखाऊं। इतना कहकर रुद्र खड़ा हुआ और लारा की तरफ बढ़ने लगा। जब लारा ने रुद्र को पास आते देखा तो वो पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। वो जमीन पर बैठ गई, जो काफी दयनीय लग रही थी। उसने रुद्र से नजाकत भरे अंदाज में कहा, रुद्र, मेरी मां डायरेक्टर है। मेरे पिताजी की कंपनी का बाजार मूल्य 100 मिलियन से ज्यादा है, और मैं प्रिया की दोस्त हूं। अगर तुमने सच में मेरी टांगे तोड़ दी तो मेरे माता पिता तुम्हें यकीनन नहीं छोड़ेंगे। प्लीज मुझे जाने दो। इस वक्त लारा गाजर और छड़ी दोनों का इस्तेमाल कर रही थी। एक तरफ वो अपने माता पिता से रुद्र को धमका रही थी, तो दूसरी तरफ वो दया की भीख मांग रही थी। चाहती थी कि उसे उस पर दया आ जाए। लारा जैसी लड़की शुरू से ही बहुत खूबसूरत थी और इस वक्त वो जमीन पर बैठी थी। उसकी 2 पतली और गोरी टांगे बिना किसी रोकटोक के रुद्र के सामने खुली हुई थी। यह देखना मुश्किल था। रुद्र ने लारा को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने बेपरवाही से कहा, तुम्हारी मां डायरेक्टर है और तुम्हारे पिता कंपनी के अध्यक्ष हैं। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? तुम कौन हो? लारा एक पल के लिए अचंभित हुई और उलझन में पूछा। मेरा नाम रुद्र सिंघानिया है। मुंबई में लोग मुझे मिस्टर सिंघानिया कहना पसंद करते हैं। रुद्र ने शांत भाव से जवाब दिया। तुमने क्या कहा?
रुद्र की बात सुनकर लारा स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी छाई हुई थी। भले ही ये न्यू टाउन था, लेकिन लारा ने अपने माता पिता से मिस्टर सिंघानिया के बारे में कुछ बातें सुनी थी। लारा ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र ही मिस्टर सिंघानिया होगा। तुम असल में मुंबई के मिस्टर सिंघानिया हो, ये कैसे मुमकिन है? लारा ने रुद्र की ओर अविश्वास से देखा। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम मानो या न मानो, मैं मुंबई का मिस्टर सिंघानिया ही हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता की वजह से छोड़ने वाला नहीं हूं। रुद्र ने लारा से शांत लहजे में कहा, तुम मिस्टर सिंघानिया कैसे हो सकते हो? लारा थोड़ी हताश लग रही थी। इस समय वो रुद्र की आंखों से नजरें चुरा रही थी। लारा अच्छी तरह जानती थी कि मुंबई का मिस्टर सिंघानिया कितना भयानक शख्स है। अगर उसने सच में ऐसे आदमी को नाराज कर दिया तो उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे बचाना नामुमकिन था। तुम मेरी पहचान जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें आज के अपने कारनामों की कीमत चुकानी पड़ेगी। रुद्र ने लारा को देखते हुए कामली कहा, रुद्र, मुझसे एक गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। क्या तुम प्रिया के नाम पर मुझे माफ कर सकते हो? लारा में अब विरोध करने का कोई भी ख्याल नहीं बचा था। वह जमीन पर घुटने टेककर रुद्र के सामने भीख मांगने लगी। लारा जानती थी कि उसके परिवार के संपर्कों से भी वो रुद्र का मुकाबला नहीं कर सकती। अब वह केवल प्रिया के साथ अपने संबंध का सहारा लेकर रुद्र से माफी की उम्मीद कर सकती थी। अगर प्रिया की बात न होती तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर चुका होता। हालांकि चूंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तो मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। पहला है कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। दूसरा विकल्प क्या है? लारा अपाहिज नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से सिर उठाया और चिल्लाकर पूछा, दूसरा विकल्प? रुद्र थोड़ी देर हिचका, फिर धीरे से बोला, दूसरा विकल्प भी बहुत सरल है। चूंकि तुम मेरे साथ सोने के लिए इतनी बेताब थी, तो मैं तुम्हें अब ये विकल्प देता हूं। बस तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। तुम्हारे साथ सोऊं? ये सुनकर लारा हैरान रह गई। आखिरकार उसे समझ आया कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं। उसने असल में इसी तरीके का इस्तेमाल करके रुद्र को चिढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अंत में मामला इस तरह पलट जाएगा। तुम्हारे सामने अब दो विकल्प है, तुम्हें उनमें से एक चुनना है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। लारा जमीन पर बैठी रही और बहुत देर तक हिचकिचाती रही। अंत में उसने रुद्र से कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ सोती हूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे, है ना? हाँ। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। लारा ने फैसला कर लिया था। रुद्र ने लारा को देखा और कुछ नहीं कहा। उसने एक अजीब निगाह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लारा थोड़ी हिचकिचाई, फिर धीरे से खड़ी हुई और अपने कपड़े उतारने लगी, जिससे उसका बेहद आकर्षक शरीर सामने आ गया। इसी पल रुद्र अचानक खड़ा हुआ और लारा की ओर चलने लगा। लारा की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। भले ही वो आकर्षक और बिंदास दिखती थी, पर लारा का कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं था। ये उसका पहला अनुभव था, इसलिए वो इस समय बहुत घबराई हुई थी। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम जैसी औरत में दिलचस्पी नहीं है, रुद्र ने अचानक लारा से कहा। लारा एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर उसने अचानक रुद्र की ओर देखा। अगले ही सेकंड रुद्र बिना किसी हिचकिचाहट के कमरे से बाहर चला गया। लारा अकेली रह गई। वो मूर्खों की तरह वहीं खड़ी रही, ये न जानते हुए कि अब क्या करना है। दूसरी ओर हस्टलर्स क्लब में पूरे दिन सोचने के बाद वैदेही ने आखिरकार आर्थर के साथ सहयोग करने का फैसला कर लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता चला कि एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन सचमुच बैनर्जी कॉर्पोरेशन के खिलाफ जा रही थी, और शायद बैनर्जी कॉर्पोरेशन एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के सामने अंत तक टिक नहीं पाएगी। एक बार बैनर्जी कॉर्पोरेशन खत्म हो जाती तो वैदेही को भी बहुत बड़ा खतरा होता, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वैदेही एक सहयोगी के रूप में आर्थर को पूरी तरह से खो देती। इसलिए उसे लगा कि क्यों न इसी मौके का फायदा उठाकर पहले रुद्र पर हमला किया जाए। वैदेही ने आर्थर को फोन किया और दोनों ने सहयोग करने पर सहमति जताई। उन्होंने एक बहुत विस्तृत योजना भी तैयार की।
रुद्र को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आर्थर और वैदेही पहले से ही उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। उसका रोजमर्रा का रूटीन दिन में कॉलेज जाना और रात में प्रिया से मिलने जाना था। वे दोनों एक प्यार करने वाले जोड़े की तरह थे। वे साथ में खाना खाते और फिल्में देखते थे ताकि धीरे धीरे उनका रिश्ता आगे बढ़े। ये शायद रुद्र के लिए सबसे खुशहाल समय था। उस घटना के बाद लारा ने परेशानी खड़ी करना बंद कर दिया था। जब भी रुद्र नजर आता, वो सामने आने की हिम्मत नहीं करती थी। प्रिया भी बहुत उत्सुक थी कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि लारा रुद्र से इतना डरती क्यों है। पलक झपकते ही एक हफ्ता बीत गया था। असल में रुद्र कॉलेज के बाद विवेक, देवेश्वर और कुछ अन्य लड़कियों के साथ खाने के लिए बाहर जाना चाहता था। हालांकि जैसे ही रुद्र कॉलेज के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने प्रिया की मैसराटी देखी। रुद्र ने तुरंत पहचान लिया कि वो प्रिया की कार थी। जैसा कि उम्मीद थी, प्रिया ने रुद्र को कैंपस से बाहर निकलते देखकर उसके पास चली आई। विवेक, देवेश्वर और बाकी लोगों के लिए ये पहला मौका था जब वे प्रिया को देख रहे थे, इसलिए उसे देखते ही वे हक्के बक्के रह गए। वे दंग थे। रुद्र, ये कौन है? विवेक ने हकलाते हुए रुद्र से पूछा। ये मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया है। रुद्र ने संक्षेप में उनका परिचय कराया। फिर विवेक, देवेश्वर और बाकी लोगों का परिचय प्रिया से कराया। जब विवेक और अन्य लोगों ने रुद्र को यह कहते सुना कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो उन सभी ने सोचा कि वो शेखी मार रहा है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र की सच में एक गर्लफ्रेंड होगी, और वह भी इतनी खूबसूरत। सोनिया स्वाभाविक रूप से बहुत हैरान थी। इस समय वो आखिरकार समझ गई कि रुद्र को उसमें रुचि क्यों नहीं थी। रुद्र, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी सुंदर होगी। मैंने सोचा था कि तुम बस गप्पे मार रहे हो। विवेक ने दांत पीसते हुए रुद्र से कहा। रुद्र बेबसी में मुस्कुराया, फिर प्रिया की ओर देखा और पूछा, प्रिया, तुम यहां क्यों आई हो? वैदेही आज हमें खाने पर बुलाना चाहती है। उसने मुझसे तुम्हें भी बुलाने को कहा था। मैंने तुम्हें अभी कॉल किया था, पर तुमने उठाया नहीं, इसलिए मैं सीधे तुम्हारे पास आ गई। प्रिया ने रुद्र को देखकर मुस्कुराया। ओह, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर रुद्र ने सिर हिलाया, फिर विवेक, देवेश्वर और बाकी लोगों को समझाने के लिए मुड़ा। विवेक और बाकी लोगों ने स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपनी समझदारी दिखाई। रुद्र प्रिया के साथ मैसराटी में बैठ गया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। रुद्र और प्रिया के कॉलेज गेट से निकलने के बाद विवेक ने एक हल्की सी आह भरी और फिर कहा, मुझे लगा नहीं था कि रुद्र इतना काबिल निकलेगा। उसे ऐसी गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई यार? वो हद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। हाँ, वो बहुत सुंदर है। हमारे कैंपस की लड़कियां तो उसके सामने कहीं नहीं ठहरती। देवेश्वर ने भी झट से अपनी सहमति जताई। जब सोनिया और बाकी लड़कियों ने देवेश्वर की बात सुनी, तो उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि सिर हिलाकर हामी भरी। उन्हें भी लगा कि देवेश्वर सही कह रहा था। न्यूटाउन यूनिवर्सिटी में कोई लड़की प्रिया की बराबरी नहीं कर सकती थी। वो बहुत अमीर भी लगती है। तभी सिया ने कहा, वो जिस कार में आई वो मैसराटी लगती है, लाखों की होगी, वो काफी अमीर होगी। सोनिया ने ईर्ष्या से कहा। इस समय सोनिया पूरी तरह मान चुकी थी कि वो हार गई है, क्योंकि वह जानती थी कि प्रिया हर मामले में उससे बेहतर थी, चाहे वो हाव भाव हो या खूबसूरती। इसलिए रुद्र का उसमें दिलचस्पी न लेना कोई अजीब बात नहीं थी। यार, रुद्र की किस्मत कितनी अच्छी है, उसे इतनी सुंदर, अमीर और खूबसूरत लड़की मिल गई। विवेक ने जलन से आह भरते हुए कहा। सोनिया ने घूमकर विवेक की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र की पहचान उतनी साधारण नहीं थी जितनी ये लोग सोच रहे थे। रुद्र जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहा था। ठीक है, जलन करने का कोई फायदा नहीं है। चलो खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी देवेश्वर जोर से बोला, सही कह रहा है, ऐसी चीजों से जलने का कोई मतलब नहीं है। विवेक ने हल्के से अपनी कमर सीधी की और आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ रुद्र और प्रिया कार में बैठे और सीधे हस्टलर्स क्लब की ओर चल दिए। रुद्र सामने वाली यात्री सीट पर बैठा था और कुछ सेकंड तक हिचकिचाता रहा।
फिर उसने धीरे से प्रिया से पूछा, प्रिया, तुमने कहा था कि वैदेही ने खास तौर पर तुम्हें मुझे बुलाने के लिए कहा था। हाँ, प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया। मैं तो उससे बस एक बार मिला हूं और हमारी ज्यादा बात भी नहीं हुई। उसे मैं अब भी कैसे याद हूं? रुद्र ने थोड़े शक के साथ कहा, हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है। वैदेही का लोगों को आंकने का स्तर बहुत ऊंचा है। हम युवाओं में से बहुत कम लोग ही उससे मिल पाते हैं। कई लोग बहुत कोशिश करते हैं पर वो व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिलती। लेकिन इस बार उसने खास तौर पर मुझे तुम्हें साथ लाने के लिए कहा। शायद मैं बहुत हैंडसम हूं, इसलिए उसे मैं पसंद आया होऊंगा, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र की बात सुनकर प्रिया को थोड़ी हैरानी हुई। उसने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने आत्ममुग्ध हो। क्या वैदेही किसी इतने आत्ममुग्ध इंसान को पसंद करेगी? क्या तुम जल रही हो? रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं नहीं जल रही हूं, प्रिया ने जल्दी से पलटकर जवाब दिया। फिर रुद्र की ओर मुड़ी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर हिचकिचा रही हो। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? रुद्र ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से प्रिया से पूछा। रुद्र, मुझे हाल ही में कुछ अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। प्रिया ने रुद्र से कहा। अजीब चीजें? प्रिया की बात सुनकर रुद्र एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर उसने माथे पर बल डालकर पूछा, कैसी अजीब चीजें? कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं, कभी कभी तस्वीरें होती हैं, कभी कभी वीडियो। वे बहुत तेजी से आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वे असल में क्या है, लेकिन मुझे महसूस होता है कि ये मेरी यादें हैं। पर जब मैं इन चीजों को याद करने की बहुत कोशिश करती हूं तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, प्रिया ने धीरे धीरे बताया। जब रुद्र ने प्रिया की बातें सुनी तो वह तुरंत स्तब्ध रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र जानता था कि प्रिया की याददाश्त जबरदस्ती मिटाई गई थी। इस तरह का नुकसान स्थायी होता है और सामान्य तरीकों से वापस नहीं आ सकता। हालांकि ऑपरेशन के दौरान वे प्रिया की सारी यादें नहीं मिटा पाए थे। इस वजह से रुद्र से मिलने के बाद प्रिया की यादें धीरे धीरे फिर से जागने लगी थी। लेकिन प्रिया इन सबको याद नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ इसका एक बहुत छोटा हिस्सा याद कर पा रही थी और इसके साथ ही उसे तेज दर्द भी होता था। रुद्र, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी याददाश्त वापस आ रही है? प्रिया ने रुद्र से मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, हो सकता है। रुद्र ने प्रिया की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। अगर मेरी याददाश्त वापस आ जाए तो कितना अच्छा होगा, तब मैं तुम्हें याद कर पाऊंगी, प्रिया ने खुशी से कहा। जब रुद्र ने प्रिया की बातें सुनी तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव आया। वो किसी वजह से थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। दरअसल वो हिचकिचा रहा था कि उसे प्रिया को सच बताना चाहिए या नहीं। हालांकि इसी पल कार हस्टलर्स क्लब के गेट पर पहुंच चुकी थी। रुद्र, हम पहुंच गए, चलो अंदर चलते हैं, प्रिया की आवाज ने रुद्र के विचारों को तोड़ा। रुद्र एक पल के लिए चौंक गया और जल्दी से बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ देर बाद रुद्र प्रिया के पीछे पीछे क्लब में दाखिल हुआ। हस्टलर्स क्लब में घुसने के बाद रुद्र को अचानक लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पिछली बार जब रुद्र प्रिया के साथ आया था तो हस्टलर्स क्लब में बहुत कम लोग थे। ये बहुत शांत महसूस हो रहा था। लेकिन आज क्लब में बहुत सारे लोग थे और उनकी ऊर्जा ऑरस बहुत जटिल थी। रुद्र ने ची ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हस्टलर्स क्लब के अंदर की स्थिति जानने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। इसकी वजह भी बहुत सीधी थी, क्योंकि रुद्र की ची ऑब्जर्वेशन टेक्निक शुरुआती स्तर पर थी। अगर लोगों की संख्या कम होती तो रुद्र देख पाता कि कितने लोग हैं, लेकिन अगर लोग बहुत ज्यादा होते तो रुद्र ये पता नहीं लगा पाता कि हस्टलर्स क्लब में कितने लोग हैं। प्रिया को शायद महसूस हुआ कि रुद्र कुछ अजीब महसूस कर रहा है। कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद उसने धीरे से रुद्र से पूछा, रुद्र, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या ठलत है। रुद्र ने सिर हिलाया और समझाया। ओह, प्रिया ने सिर हिलाया और रुद्र को प्राइवेट रूम में ले गई। प्राइवेट रूम में दाखिल होने के बाद
रुद्र ने देखा कि आर्थर और बाकी लोग पहले ही आ चुके थे और बातें कर रहे थे। आर्थर ने रुद्र पर बेरुखी से एक नजर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। रुद्र को देखकर प्राइवेट रूम में मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर हैरानी छा गई। आखिरकार पिछली बार रुद्र बस एक इत्तेफाक से यहां आ पाया था, लेकिन इस बार रुद्र फिर से यहां मौजूद था। इसका मतलब यह भी था कि शायद वैदेही ने रुद्र को अपने सर्कल में शामिल होने की इजाजत दे दी है। इस बात से कई लोगों को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। आखिर उन्हें लगता था कि रुद्र उनके सर्कल में आने के काबिल नहीं है। आर्थर अभी चुपचाप चाय पी रहा था। उसने रुद्र की तरफ देखा भी नहीं। जहां तक वैदेही की बात थी, वह अभी तक आई नहीं थी। सभी लोग रुद्र के इस तरह आने का मतलब नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने रुद्र का गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ मिनट बाद वैदेही, जो एक सफेद ड्रेस पहने हुई थी, आखिरकार सबकी नजरों के सामने आई। वैदेही, तुम आ गई। प्रिया ने आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया। वहीं वैदेही हल्की सी मुस्कुराई और शालीनता से रुद्र के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से उससे पूछा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या अभी आप फ्री हैं? जरूर। रुद्र ने और कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। वैदेही मुस्कुराई और अपनी ऊंची एडी की सैंडल में कमरे से बाहर चली गई। रुद्र धीरे से उठा और वैदेही के साथ निकल गया। रुद्र और वैदेही के जाने के बाद प्राइवेट रूम में मौजूद लोगों के चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। प्रिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आखिर है कौन? वैदेही ने उसे इतनी गंभीरता से लिया और यहां तक कि उसे अकेले बाहर बुलाया। हाँ, वैदेही ने पहले कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? प्रिया, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड सच में अपनी क्षमताएं छुपा रहा है। जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है ये। सबने प्रिया से सवाल पूछने शुरू कर दिए। वहीं प्रिया का चेहरा उलझन भरा था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि चल क्या रहा है। लारा ही अकेली थी जिसका चेहरा गंभीर था। आखिरकार वो पहले ही पुष्टि कर चुकी थी कि रुद्र मुंबई का मिस्टर सिंघानिया है। इतने बड़े मिस्टर सिंघानिया को वैदेही द्वारा ऐसा महत्व मिलना स्वाभाविक ही था। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, प्रिया ने बेब्सी वाले अंदाज में जवाब दिया। आर्थर की आंखों में हत्या की एक चमक दिखाई दी, क्योंकि वह जानता था कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ रुद्र और वैदेही प्राइवेट रूम से बाहर निकले और सीधे हास्टर्स क्लब के भीतरी आंगन में चले गए। भीतरी आंगन का इंटीरियर औपनिवेशिक शैली का था और बारीकियां बहुत अच्छे से की गई थी। इससे लोगों को सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे औपनिवेशिक युग में हैं। रुद्र को शायद ये नहीं पता था कि वो हास्टलर्स क्लब के इस भीतरी आंगन में आने वाला पहला बाहरी व्यक्ति था। रुद्र चुपचाप वैदेही के पीछे चल रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इस वक्त वैदेही ने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस में जांघों तक कट था, जिससे चलते वक्त उसकी मोहक सफेद टांगे दिखाई दे रही थी, जो अनंत आकर्षण और कोमलता बिखेर रही थी। ऐसी महिला सचमुच एक अद्वितीय सुंदरी थी, जो पुरुषों की इच्छा को जगाने में सक्षम थी। कुछ मिनट बाद वैदेही आखिरकार रुकी और रुद्र की तरफ मुड़ी। क्या आपको मुझसे कोई काम है? रुद्र ने वैदेही से धीरे से पूछा। नमस्ते मिस्टर सिंघानिया, वैदेही हल्की सी मुस्कुराई। आप मेरी पहचान जानती हैं? रुद्र ने बिना किसी भाव के पूछा। बेशक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ही वो प्रसिद्ध मिस्टर सिंघानिया होंगे। वैदेही ने रुद्र को देखकर मुस्कुराया। यह देखकर कि वैदेही पहले ही उसकी पहचान जान चुकी थी। रुद्र के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। उसने सीधा पूछा, लारा ने बताया होगा, है ना? अब तक रुद्र ने अपनी पहचान केवल लारा को ही बताई थी और उसका मकसद बहुत सीधा था। वो उम्मीद कर रहा था कि लारा भविष्य में उसके साथ मुसीबत खड़ी करने नहीं आएगी। वो लारा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे नहीं पता कि आपने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन लारा अब आपसे बहुत डरती है। वो यकीनन आपको धोखा नहीं देगी। वैदेही ने सफाई दी। मैं समझा। रुद्र ने वैदेही की तरफ देखा और सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा। अगर आर्थर मुझे नहीं बताता तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि आप सच में मिस्टर सिंघानिया हैं। मैंने सोचा नहीं था कि आप सच में प्रिया के बॉयफ्रेंड होंगे।
उसे शायद आपकी असली पहचान अभी भी नहीं पता होगी। वैदेही ने रुद्र की तरफ देखते हुए आगे कहा, मैंने उसे बता दिया है, लेकिन शायद वह नहीं समझती कि मेरी पहचान का क्या मतलब है। रुद्र ने हल्के से कहा, ओ प्रिया, पर मुझे सच में ईर्ष्या आती है कि उसे आप जैसा बॉयफ्रेंड मिला। मिस्टर सिंघानिया, वैदेही ने रुद्र को देखते हुए आह भरी। इस पल वैदेही की सुंदर आंखें रुद्र पर टिकी थी। उसका हर अंदाज अंतहीन आकर्षण बिखेर रहा था। ऐसी महिला के सामने रुद्र को लगा कि कोई भी पुरुष खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। ठीक है, जब आप मेरी पहचान जानती हैं, तो मेरा अब फालतू की बातें करने का मन नहीं है। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? रुद्र ने बिना किसी भाव के वैदेही से पूछा। जब वैदेही ने रुद्र की बात सुनी, तो वो हल्की सी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर उसने धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, इतने उतावले मत होइए। जैसे ही वैदेही ने अपनी बात खत्म की, एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग तेजी से उसके पास आया और फुसफुसाया, मिस, सब कुछ तैयार है, हम किसी भी समय कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, वैदेही ने संतुष्टि से सिर हिलाया। रुद्र ने आंखें संकरी की और वैदेही की तरफ देखा, ये अंदाजा लगाते हुए कि वह क्या करना चाहती है। साथ ही रुद्र महसूस कर सकता था कि वैदेही के पीछे खड़ा व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था। वो शायद बहुत कुशल था, लेकिन वो वैदेही के प्रति बहुत सम्मान दिखा रहा था, जो थोड़ा अजीब था। मिस्टर सिंघानिया, मैं जानती हूं कि आप मुंबई में एक ताकतवर हस्ती हैं। अफसोस, ये न्यू टाउन है, मुंबई नहीं। इस वक्त वैदेही की आंखों में अब पहले वाला आकर्षण नहीं था। इसके बजाय वे हत्या की भावना से भरी थी। तो क्या हुआ अगर ये न्यू टाउन है और मुंबई नहीं? रुद्र ने शांति से पूछा। मिस्टर सिंघानिया, आप शायद अपनी मौजूदा स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। अब अगर मैं बस आदेश दे दूं, तो आप इस पिछवाड़े में भयानक मौत मरेंगे। वैदेही ने आक्रामक तरीके से रुद्र से कहा। रुद्र एक पल के लिए हैरान रह गया और उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक आई। फिर उसने वैदेही से धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रही हो? क्या तुम मुझे मार डालने की योजना बना रही हो? जैसे ही रुद्र ने अपनी बात खत्म की, उसे पीछे के आंगन से शोर सुनाई दिया। इसके तुरंत बाद काले सूट पहने हुए 1 दर्जन से ज्यादा हट्टे-कट्टे आदमी उसके पीछे दिखाई दिए। ये सभी आदमी मांसल थे और उनके चेहरों पर भयंकर भाव थे, जिनसे मजबूत शत्रुता की भावना झलक रही थी। उनके हाथों में स्टील के पाई और चाटू जैसे हथियार थे। साफ जाहिर था कि ये वैदेही द्वारा भेजे गए हत्यारे थे, जो उसके फंदे में फंसने का इंतजार कर रहे थे। इन हत्यारों को देखने के बाद रुद्र को आखिरकार समझ आया कि माजरा क्या है। यह स्पष्ट था कि वो पहले से ही उसके प्रति जानलेवा इरादा रखती थी। तुम्हें लगता है कि तुम इन थोड़े से लोगों से मुझे मार सकती हो? रुद्र ने अपना सिर घुमाया और वैदेही द्वारा लाए गए हथियारों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए बिना किसी भाव के कहा, क्या ये लोग काफी नहीं? उसने उपहास किया। शायद नहीं। उसने हल्के से सिर हिलाया। अपनी ऑरा ऑब्जर्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके इन लोगों का आकलन करने के बाद रुद्र को एहसास हुआ कि हालांकि उनमें अच्छी खासी ताकत थी, लेकिन वे अभी भी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। आखिरकार ये लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, वे सभी आम इंसान थे। भले ही उनके हाथों में हथियार थे, फिर भी उन्हें रुद्र को हराना बहुत मुश्किल होता। हालांकि जब वैदेही ने उसका आत्मविश्वास देखा, तो उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक आई और उसने फुसफुसाते हुए कहा, रुद्र, तुम बहुत घमंडी हो। ये लोग सावधानी से चुने गए हत्यारे हैं और तुम्हारे पास यहां से जिंदा निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि वर्तमान स्थिति को साफ साफ देख लो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये लोग काफी नहीं हैं। उसने बेपरवाही से जवाब दिया। रुद्र, क्या तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है? क्या तुम जानते हो कि हर साल इन लोगों के हाथों कितने विशेषज्ञ मारे जाते हैं? तुम्हें लगता है कि इतने सारे लोग एक साथ तुम पर हमला करेंगे, फिर भी वे तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे? उसने हताश होकर उस पर चिल्लाया। अगर मैं कहता हूं कि वे काफी नहीं हैं, तो वे काफी नहीं हैं। रुद्र बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके चेहरे पर असाधारण शांति थी। ठीक है, चूंकि तुम्हें लगता है कि ये लोग काफी नहीं हैं, तो इन 3 लोगों को इसमें शामिल करना कैसा रहेगा?
वो मुस्कुराई और हल्के से तालियां बजाई। कुछ सेकंड बाद 3 अधेड़ उम्र के आदमी उसके पीछे दिखाई दिए। जब रुद्र ने इन तीनों अधेड़ उम्र के आदमियों को देखा तो उसके चेहरे का भाव हल्का सा बदलने लगा, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि इन तीनों व्यक्तियों में आम लोगों से बढ़कर क्षमताएं थी। लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वे सच्चे मार्शल आर्टिस्ट थे या नहीं। उसे इस बारे में ठीक से पता नहीं था। ये तीनों व्यक्ति मेरे मुखर्जी परिवार द्वारा कई सालों से पाले गए उच्च कुशल विशेषज्ञ हैं। भले ही तुम्हारे पास जबरदस्त क्षमताएं हो, आज तुम मौत से नहीं बचोगे। वैदेही ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ रुद्र को देखा, मानो उसकी नजरों में वो पहले ही मर चुका था। तुम इतनी आत्मविश्वास से भरी हो। रुद्र खुद को ताना मारने से रोक नहीं पाया। अगर मैंने पर्याप्त तैयारी नहीं की होती तो मैं मिस्टर रुद्र पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर पाती? वैदेही ने रुद्र को देखते हुए अपनी बात जारी रखी। ये घटना शायद तुमने और आर्थर ने मिलकर प्लान की होगी, है ना? सिर्फ तुम्हारे दम पर इतने सारे हत्यारों को यहां लाना मुश्किल होता। रुद्र ने वर्तमान स्थिति में कोई घबराहट या डर महसूस नहीं किया, बल्कि उसने शांति से वैदेही से पूछा, अब इन सब बातों पर चर्चा करना शायद जरूरी नहीं है ना? हालांकि वैदेही ने रुद्र के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके शब्दों का मतलब काफी स्पष्ट था। आर्थर भी इस मामले में शामिल होना चाहिए। चूंकि तुम मुझे यहां ले आई हो, तो क्या तुम मुझे अपना मकसद बता सकती हो? रुद्र ने अपने सामने वैदेही को देखते हुए धीरे से पूछा। मेरा मकसद बहुत सरल है। मैं बस आपसे मिस्टर रुद्र से बात करना चाहती हूं, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आकर्षण की एक झलक थी। बातचीत? उसने उसे घूर कर देखा। उसके लहजे में उलझन थी। हाँ, मैं बस आपसे बात करना चाहती हूं मिस्टर रुद्र। उसने धीरे से सिर हिलाया और आगे कहा, मिस्टर रुद्र, मैं आपकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आपका पृष्ठभूमि और आपकी लड़ने की ताकत दोनों ही डरावनी है। अगर मैंने पूरी तैयारी न की होती तो मैं आपसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती? उसने ठंडी हंसी हंसी, फिर बिना किसी भाव के पूछा, चूंकि तुम मुझसे बात करना चाहती हो तो आगे बढ़ो। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? मिस्टर रुद्र, आप एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। हालांकि एम्पायर वर्ल्ड कॉर्पोरेशन की न्यूटाउन में सहायक कंपनियां हैं, लेकिन उनका दायरा बड़ा नहीं है और ये हमारे शहर के अन्य प्रमुख परिवारों के साथ हस्तक्षेप का संबंध बनाए रखती है। लेकिन इस बार आप व्यक्तिगत रूप से न्यूटाउन आए हैं। आपका मकसद क्या है? वैदेही ने सीधे पूछा। उसका सवाल सुनने के बाद रुद्र को आखिरकार समझ आया कि वो उसकी पहचान को लेकर इतनी परेशान क्यों थी। ये इसलिए था क्योंकि उसे चिंता थी कि उसका अचानक न्यूटाउन आना उसके हितों के लिए खतरा बन जाएगा। मुझे लगता है कि तुम शायद ज्यादा सोच रही हो, रुद्र ने वैदेही से फुसफुसाते हुए कहा। ज्यादा सोच रही हूं? उसकी आंखों में उलझन की एक झलक दिखी। हाँ, मैं इस बार न्यूटाउन सिर्फ प्रिया के लिए आया हूं। मेरा न्यूटाउन के परिवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं है, रुद्र ने शांति से समझाया। हालांकि वैदेही ने ताना मारा और कहा, मिस्टर रुद्र, क्या आपको लगता है कि मैं 3 साल की बच्ची हूं? आपके जैसे ओहदे वाले व्यक्ति के पास अनगिनत संसाधन उपलब्ध है। आप जिस तरह की महिला चाहें उसे ढूंढ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आपके इस स्पष्टीकरण पर विश्वास करूंगी कि आपने इतनी मेहनत की, न्यूटाउन आए और मुंबई के व्यापार को सिर्फ प्रिया के लिए छोड़ दिया? तुम विश्वास करती हो या नहीं, ये तुम्हारी समस्या है। रुद्र ने वैदेही को देखा और शांति से कहा, मैं मानती हूं कि प्रिया वास्तव में बहुत सुंदर और असाधारण है, लेकिन मुंबई में मैं उससे भी ज्यादा सुंदर, ज्यादा मोहक और बिस्तर में ज्यादा कुशल कई महिलाएं ढूंढ सकती हूं। अगर मिस्टर रुद्र को असंतुष्टि महसूस होती है तो मैं आपकी मदद के लिए कुछ कुलीन महिलाएं भी ढूंढ सकती हूं। आपकी जो भी जरूरतें हैं आप बस उन्हें बताएं, मैं उन्हें पूरा कर सकती हूं। वैदेही ने रुद्र को देखा और कहा। रुद्र ने वैदेही को देखते हुए चुप्पी साधे रखी। दरअसल वो अच्छी तरह जानता था कि उसका उस पर विश्वास न करना सामान्य बात थी। आखिरकार उसकी मौजूदा हैसियत और पृष्ठभूमि को देखते हुए वो जिस तरह की महिला चाहता था, बस उसे जबान खोलनी होती और ये महिलाएं पागल हो जाती।
अपने कपड़े उतार कर उसके बिस्तर पर चढ़ जाती। कोई भी ये नहीं मानेगा कि वो प्रिया की वजह से यहां आया था। रुद्र न्यूटाउन सिर्फ प्रिया के लिए नहीं आया था, वो यहां एक और जरूरी काम से आया था, और वह था रंजीव को ढूंढना। लेकिन वो सेठी के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये राज जितने कम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा था। मिस्टर रुद्र, चूंकि आप प्रिया के लिए आए हैं, तो हम एक काम करते हैं। मैं प्रिया को समझाऊंगी कि वो आपके साथ न्यूटाउन छोड़ दे। अगर आप न्यूटाउन से बाहर निकल जाते हैं तो मैं आज आपको जान से नहीं मारूंगी। जब रुद्र चुप रहा तो वैदेही ने अपनी बात जारी रखी। रुद्र बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। चूंकि उसने अभी तक रंजीव को नहीं ढूंढा था, वो न्यूटाउन छोड़कर जा ही नहीं सकता था। क्या ख्याल है, क्या अब भी आप यही कहेंगे कि आप प्रिया के लिए यहां आए हैं? वैदेही की आंखों में तिरस्कार की एक झलक आई और उसने आगे कहा, असल में मिस्टर रुद्र, मैं तो बहुत पहले ही आपके इरादे भाग चुकी थी। आप बस प्रिया को ढूंढने का बहाना बनाकर हमारे न्यूटाउन में आए हैं। फिर आप बैनर्जी कॉरपोरेशन से निपटना शुरू करेंगे, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, और आखिर में आपकी योजना है न्यूटाउन के कई बड़े परिवारों को खत्म करना, जैसा आपने मुंबई में किया था। क्या मैं गलत हूं? आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। अगर मेरा सच में ऐसा करने का प्लान होता तो मैं ये सब अपने सहायकों से करवा सकता था। मुझे खुद आने की जरूरत नहीं थी, उसने बेफिक्री से कहा। मुझे ये सब समझाना अब बेमतलब लगता है। उसने रुद्र को ठंडी नजरों से देखा, व्यंग्य किया और आगे कहा, मिस्टर रुद्र, अब आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है प्रिया के साथ चले जाना, हम भविष्य में भी दोस्त बने रह सकते हैं, और दूसरा रास्ता है अपनी जिंदगी यहीं छोड़ देना। आर्थर के साथ सहयोग करने के लिए सहमत होने के बाद उसने ये सब इंतजाम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि इतने कम समय में रुद्र कभी नहीं भाप पाएगा कि वो उस पर हमला करेगी। जैसा कि उसने सोचा था, उसके इस अचानक उठाए गए कदम का असरदार प्रभाव पड़ा और रुद्र अब एक बहुत खतरनाक स्थिति में था। वैदेही जानती थी कि आर्थर साफ तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि रुद्र की एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन उसे इस तरह खत्म कर दे। इसलिए उसके पास अनिच्छा से आर्थर के साथ सहयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन चाहे जो भी हो, वैदेही को लगा कि आज के लिए उसकी योजना बहुत सफल रही। अगर मैं न्यूटाउन में ही रहने की जिद करूं तो? रुद्र ने धीरे से वैदेही से पूछा। अगर आप न्यूटाउन में ही रहने की जिद करते हैं तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखों में हत्यारे की एक झलक आई और उसने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर रुद्र, मैं आपको याद दिलाना भूल गई थी। मैंने आज आपके लिए एक शानदार तोहफा तैयार किया है। एक तोहफा? उसकी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए रुका। हाँ, एक तोहफा। उसने धीरे से सिर हिलाया और हल्के से अपना हाथ हिलाया। अगले ही पल दो लाल लेजर बिंदु सीधे रुद्र की तरफ आए और उसके शरीर को निशाना बनाया। इन तीन लाल बिंदुओं को देखकर वो तुरंत अपनी जगह पर जम गया। उसके चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास था, क्योंकि वो जानता था कि ये दो लाल बिंदु दो स्नाइपर राइफलों के लेजर साइट थे। इस वक्त ये दो स्नाइपर राइफल वैदेही का अंतिम तुरुप का पत्ता थे। दो स्नाइपर राइफल सीधे रुद्र के सिर और दिल पर निशाना लगाए हुए थे। अब अगर उसने हिलने की भी हिम्मत की तो ये दोनों स्नाइपर उसे गोली मारकर खत्म कर देंगे। मिस्टर रुद्र, मैं जानती हूं कि आप बहुत हुनरमंद हैं, इसलिए मैं खास तौर पर यहां दो स्नाइपर लाई हूं। मुझे नहीं लगता कि आपका शरीर स्नाइपर राइफल की ताकत को झेल पाएगा। वैदेही ने सामने खड़े रुद्र को देखा और इतराते हुए अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में अजीब सी झलक आई और वो बिना कुछ कहे आंखें सिकोड़ कर देखता रहा। अगर वैदेही ने केवल हत्यारों को रुद्र से निपटने के लिए तैयार किया होता तो उसे यकीन था कि अगर वह यहां सभी को हरा नहीं भी पाया तो भी उसके पास भागने का मौका जरूर होता। लेकिन अगर यहां स्नाइपर मौजूद थे तो उसके पास बचने की कोई संभावना नहीं थी। आखिरकार उसकी प्रतिक्रिया की गति और शारीरिक शक्ति गोलियों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। खासतौर पर हैरान कर देने वाली फायर रेट वाली स्नाइपर राइफल की तो बात ही छोड़िए, एक हैंडगन भी आसानी से रुद्र को मार सकती थी। मिस्टर रुद्र, मैं सोच रही हूं
कि क्या आप अब भी अपना इरादा बदलना चाहेंगे? वैदेही ने मुस्कुराते हुए रुद्र से पूछा। उसने अपना सिर झुका लिया और चुप रहा, मानो वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहा हो। उसने उससे पूछने में कोई जल्दी नहीं की, बल्कि शांत होकर इंतजार किया, क्योंकि उसे यकीन था कि अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वह है न्यूटाउन छोड़ देना। इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं थी। बस उसी पल रुद्र का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने स्वाभाविक रूप से अपना फोन निकाला, उस पर नजर डाली और उसके चेहरे पर एक लाचार पर राहत भरी मुस्कान आई। उसने देखा कि उसकी मुस्कान में कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत उससे पूछा, क्या आपको अभी हंसने का मन कर रहा है? आप मानती हैं या नहीं, मैंने आपको कभी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया, और ये देखते हुए कि हमारे बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं है, मैं अब आपको एक मौका देता हूं। अगर आप अभी घुटने टेक कर माफी मांगती हैं, तो हो सकता है मैं आज आपकी जान बख्श दूं। उसने अचानक कहा। तुमने क्या कहा? रुद्र की बात सुनकर वैदेही का चेहरा तुरंत बदल गया। वो पानी से भरी आंखों से उसे घूरने लगी, जो अत्यधिक अविश्वास में थी। मैंने कहा, अगर आप अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगती है, तो मैं आपकी जान बख्श सकती हूं। उसने धीरे से दोहराया। रुद्र, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। इतनी देर हो चुकी है, फिर भी तुम मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम ताबूत देखे बिना आंसू नहीं बहाओगे। वैदेही ने अपनी जगह से रुद्र पर चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसने शुरू में प्रिया के खातिर उसकी जान बख्श दी थी। वो सच में उसे मारना नहीं चाहती थी। आखिरकार, जब तक वह उसे न्यूटाउन से बाहर निकाल सकती थी और प्रिया को नियंत्रित कर सकती थी, वह दोबारा दिखने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस पल भी रुद्र अभी भी यहां इतनी बेशर्मी से बोलने की हिम्मत करेगा। गोली चलाओ। वैदेही ने रुद्र से बात करने में और समय बर्बाद करने का इरादा नहीं किया और बेपरवाही से चिल्लाया। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों में घबराहट की झलक आई। बैंग बैंग। अगले ही पल 2 गोलियों की आवाज गूंजी। जब वैदेही ने गोलियों की आवाज सुनी, तो उसकी आंखों में संतुष्टि की एक झलक आई।